नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। राहुल गांधी आज देश भर में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, यात्राएं भी निकाल रहे हैं। भाजपा और आरएसएस पर लगातार हमलावर है। इंडिया गठबंधन की बैठकों में वह सहयोगी दलों को भरोसा दिला रहे हैं कि जनता में गुस्सा है, भाजपा को हराया जा सकता है और अगला चुनाव विपक्ष का हो सकता है। यह सुनने में अच्छा लगता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह मनोबल बढ़ाने वाला भी है। लेकिन इसी के साथ एक असहज सवाल भी खड़ा होता है। क्या केवल भाषण, यात्राएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी चुनाव को जिता सकती हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, जिस कांग्रेस के नाम पर राहुल गांधी यह लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कांग्रेस में आखिर बचा क्या है? यह सवाल भाजपा नहीं पूछ रही है। यह सवाल देश की राजनीति पूछ रही है। यह सवाल वह बूथ पूछ रहा है जहां कभी कांग्रेस का झंडा सबसे ऊंचा लहराता था और आज उसका कार्यकर्ता भी मुश्किल से दिखाई देता है। कांग्रेस की कहानी किसी साधारण राजनीतिक दल की कहानी नहीं है। यह उस संगठन की कहानी है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी, देश को आजादी दिलाई, संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई और दशकों तक भारत की राजनीति का ध्रुव बना रहा। लेकिन यह उसी संगठन की कहानी भी है जिसने धीरे धीरे अपनी जड़ों को कमजोर किया, अपने कार्यकर्ताओं को निराश किया और अंत में खुद को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ रहा। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, एक विचार थी। वह किसान की उम्मीद थी, मजदूर की आवाज थी, छात्र का सपना थी और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी धारा थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी टिकट या पद के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए काम करता था। गांव की चौपाल से लेकर विश्वविद्यालय के परिसर तक कांग्रेस की मौजूदगी थी। सेवा दल के स्वयंसेवक थे, इंटक के मजदूर नेता थे, युवक कांग्रेस की टोली थी और स्थानीय समितियों का ऐसा जाल था जो देश के अंतिम गांव तक फैला हुआ था। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे कांग्रेस एक आंदोलन से सत्ता में बदल गई और यहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगी। सत्ता का स्वाद जितना मीठा होता है, संगठन के लिए उतना ही खतरनाक भी होता है। कांग्रेस सरकार चलाने में इतनी व्यस्त होती गई कि संगठन की मरम्मत पीछे छूटती गई। फिर इंदिरा गांधी का दौर आया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को चुनाव जिताने वाली मशीन तो बना दिया, लेकिन संगठन को नेतृत्व के अधीन कर दिया। पहले संगठन नेता पैदा करता था, अब नेता संगठन तय करने लगा। दिल्ली मजबूत होती गई, जिला कमजोर होता गया, दरबार मजबूत होता गया, कार्यकर्ता कमजोर होता गया। यह बदलाव तुरंत दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीत रही थी। लेकिन राजनीति में हर गलती की एक समय सीमा होती है। उसका परिणाम देर से आता है, पर आता जरूर है। राजीव गांधी के दौर में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला, लेकिन इसी दौर में वह बीमारी भी बढ़ती रही जिसने आगे चलकर पार्टी को खोखला कर दिया। कांग्रेस को लगने लगा कि उसका प्रभुत्व अस्थायी है। संगठन की जगह सत्ता पर भरोसा बढ़ गया। फिर आया 1990 का दशक। मंडल राजनीति ने कांग्रेस का सामाजिक समीकरण तोड़ा। कमंडल राजनीति ने भाजपा को नई ऊर्जा दी। क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी राजनीति उभरी, बिहार में लालू यादव का दौर आया, पश्चिम बंगाल में वामपंथ और फिर तृणमूल मजबूत हुई। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ा। कांग्रेस हारती गई, लेकिन उसने संगठन की तरफ लौटने के बजाय गठबंधन की राजनीति को सहारा बना लिया। यही भाजपा और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए। कांग्रेस ने सहयोगी खोजे, भाजपा ने कार्यकर्ता खोजे। कांग्रेस ने चुनावी गणित पर भरोसा किया, भाजपा ने बूथ पर भरोसा किया। कांग्रेस ने नेता खड़े किए, भाजपा ने संगठन खड़ा किया। यही कारण है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी नहीं है, मोदी उसकी ताकत का चेहरा है। असली ताकत वह बूथ अध्यक्ष है जो किसी गांव में 5 साल तक सक्रिय रहता है। वह पन्ना प्रमुख है जो मतदाता सूची के हर नाम को पहचानता है। वह कार्यकर्ता है जो चुनाव खत्म होने के अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। सेवा दल औपचारिक संस्था बन गया, इंटक का प्रभाव घट गया, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई कई जगह केवल पदों की राजनीति तक
सीमित हो गई। कार्यकर्ता को लगा कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं है। टिकट और पद अक्सर उन लोगों को मिलते रहे जो नेतृत्व के करीब थे, और जहां कार्यकर्ता निराश होता है वहां संगठन मरना शुरू कर देता है। 2014 की हार ने कांग्रेस की वास्तविक स्थिति देश के सामने रख दी। भाजपा ने केवल चुनाव नहीं जीता था, उसने कांग्रेस के संगठनात्मक दिवालियापन को उजागर कर दिया था। राहुल गांधी ने इसके बाद संघर्ष का रास्ता चुना, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए, अपनी छवि बदलने की कोशिश की। इसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा, विपक्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लौटे, लेकिन राजनीति का एक कठोर सत्य आज भी उनके सामने खड़ा है। नैरेटिव लड़ाई शुरू कर सकता है लेकिन चुनाव नहीं जिता सकता। जनता का गुस्सा माहौल बना सकता है लेकिन सत्ता नहीं दिला सकता। यात्रा भीड़ जुटा सकती है लेकिन बूथ नहीं संभाल सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुर्खियां बना सकते हैं लेकिन वोट नहीं डलवा सकते। आखिर में चुनाव वही जीतेगा जिसके पास बूथ पर खड़ा कार्यकर्ता होगा। आज राहुल गांधी भाजपा से कम और कांग्रेस की विरासत से ज्यादा लड़ रहे हैं। उन्हें भाजपा की चुनावी मशीनरी से पहले कांग्रेस की बिखरी हुई संगठनात्मक आत्मा को जोड़ना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी राजनीतिक दल केवल अपने गौरवशाली अतीत के सहारे भविष्य नहीं जीत सकता। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी चुनौती है। कभी उसके पास इतिहास था और संगठन भी था। आज उसके पास इतिहास तो है लेकिन संगठन की तलाश जारी, और जब तक यह तलाश पूरी नहीं होती तब तक राहुल गांधी के सबसे प्रभावशाली भाषण, सबसे लंबी यात्राएं और जनता के सबसे बड़े गुस्से भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे राजनीति की भाषा में सत्ता कहा जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव मंच पर खड़े नेता नहीं जीतते, चुनाव उस अनाम कार्यकर्ता के कंधे पर जीत कर आते हैं जो सुबह सूरज उगने से पहले बूथ पर पहुंच जाता है। और कांग्रेस की पूरी कहानी आज उसी खोए हुए कार्यकर्ता की तलाश बनकर रह गई। अगर आपको लगता है कि 70 साल के इतिहास को कोसते कोसते भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को यह एहसास तो दिला दिया है कि वो अपने इतिहास को लोगों के पास ले जाए, और राहुल गांधी की यह बात उनका कार्यकर्ता और उनका संगठन समझ रहा है, तो अपनी राय लिखिए। और अगर आपको लगता है कि वाकई यह सिर्फ राहुल गांधी की व्यक्तिगत लड़ाई बन गया है, तो अपनी बात जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।